हेलो। यस, सो लाइव हम हार चुके हैं क्या? आई थिंक वी आर लाइव नाउ। यस। यस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरी देख रहे हैं? पढ़ो क्या लिखा है। एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होते हैं? रूल्स होते हैं फॉर डूइंग द अकाउंटिंग, ये आपको पता है। तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैटेगराइज किया है कि एसेट बेस्ड, लायबिलिटीज बेस्ड, रेवेन्यू बेस्ड। तो उसमें से हम पहला सिलेक्शन कर रहे हैं एसेट्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम सीखने वाले हैं, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में हमें इन्वेंट्री नाम का एक टॉपिक था। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है? देखो, इन्वेंट्री का मीनिंग होता है स्टॉक। ओके, बट यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंट्री का क्या मीनिंग दिया है वो पढ़ो। तो ये अभी थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि अकाउंट्स में बहुत थेरी हो चुका है, तो थेरी है, यस करेक्ट, बट इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ और ऑडिट जैसे आंसर्स इसके थ्योरी में नहीं लिखने हैं, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें लॉ जैसे लिखना है। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर होते हैं, जिसमें आपको सॉल्विंग करना है। तो आप जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना, उतनी इस टेक्निकल लैंग्वेज को हमें क्या हो जाएगी? आदत हो जाएगी। आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर थ्योरी बेस्ड मतलब केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। इसका मतलब क्या? हमें प्रैक्टिस दोनों की करनी है। क्वेश्चंस जो सॉल्विंग के हैं, कैलकुलेशंस वाले एंड केस स्टडी बेस्ड के, दोनों की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले ये 3 बुलेट पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। पढ़ो 3 बुलेट पॉइंट्स। Yes, AS2 defines inventories as assets held for sale, assets held for sale in the ordinary course of business or in the process of production for such sale. So assets held for sale, so for sale मतलब वो finished goods होंगे। ये सो आपको भी मेरे साथ इसको लिखना है। हाँ, जो भी मैं लिख रही हूँ वो आपको भी लिखना है। फिनिश गुड्स और ट्रेडेड गुड्स होंगे वो। ओके, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरर के केस में होते हैं। वो क्या खरीदी करता है, क्या परचेस करता है? रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में। एंड ट्रेडेड गुड्स मतलब ट्रेडर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, डायरेक्टली ट्रेडिंग करता है, तो वो हो गया ट्रेडेड गुड्स। तो traded goods or finished goods मतलब these are the assets held for sale in the ordinary course of business or in the process of production। तो in the process of production मतलब वो WIP and raw material के बारे में बोल रहे हैं। थर्ड है for consumption in the production of goods or services for sale including maintenance, supplies, consumables, other than को highlight करो। machine spares, servicing equipment and standby equipment meeting the definition of property, plant and equipment। अदर देन वाले जो है, इसका मतलब क्या? ये इन्वेंट्री में हाँ नहीं आने वाले हैं। ओके, तो इन्वेंट्री मतलब क्या वो तो समझा हमें कि इन्वेंट्री क्या होती है। encompasses goods purchased and held for resale, for example merchandise, goods purchased by a retailer and held for resale, or land and other property held for resale, so work in progress being produced by the enterprise and include materials, maintenance, supplies। तो मेंटेनेंस सप्लाईज भी दिए जाते हैं। जैसे हमारे टाइम पे जब हम मोबाइल खरीदते थे, तब उसके साथ चार्जर, हेडफोन्स, ये सब आता था। तो वो क्या हुआ? मोबाइल को मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस सप्लाईज दिए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। वो भी इन्वेंट्री में आता है। कंज्यूमेबल्स एंड लूज टूल्स अवेटिंग यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी इन्वेंट्री में आता है। क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है में क्या है?
spare parts, servicing equipment, standby equipment which meet the definition of PPE. AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब पुराने जमाने में इसका नाम क्या था? फिक्स एसेट्स। अभी नया नाम इसका हो चुका है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। एंड इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ने वाले हम। कब मैम? इसके बाद इमीडिएटली AS2 के बाद AS10 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूजन्स में क्या क्या है देखो, एक्सक्लूजन्स में क्या क्या है देखते हैं, पढ़ो वो एक्सक्लूजन्स। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, तो ये इसमें नहीं आता है, AS2 एप्लीकेबल नहीं होता है। देन वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, एग्जाम्पल्स की लाइन पढ़ो डायरेक्टली, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, मेडिकल सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग, इनके जो सर्विसेज अंडर प्रोग्रेस है वो भी AS2 कवर नहीं करता है। थर्ड देखो, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, वो भी नहीं होता है कवर। फिर डी में क्या, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल ऑयल्स, ओवर्स एंड गैसेस टू द एक्सटेंट दैट they are measured at NRV in accordance with established practices in those industries। तो ये चार आइटम्स जो है वो AS2 में कवर नहीं होते। वर्क इन प्रोग्रेस जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर्स वाले, शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले हैं, लाइफ स्टॉक वगैरह। तो इधर इस पैराग्राफ्स में उन्होंने दिया है कि टाइप ऑफ इन्वेंट्री चेंज होता है विद द चेंज इन बिजनेस। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके केस में बहुत सारे इन्वेंट्रीज होगी, रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उसका पैकिंग मटेरियल। ट्रेडर के केस में इतना लोड नहीं है। ट्रेडर के केस में कैसे है, सिर्फ ट्रेडेड गुड्स, जैसे कि मेडिकल शॉप आप देखते हो, मेडिकल शॉप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, करेक्ट? तो उनके केस में क्या होता है, सिर्फ मेडिसिन, एंड उसको अगर रैप करके देना है तो रैपिंग पेपर, पैकिंग मटेरियल उतना ही होता है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम मेजरमेंट देखने वाले हैं। इन्वेंट्रीज का तो बहुत समझ में आ गया हमें कि क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। अभी मेजरमेंट देखो ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट, ये तो पता है, ये बचपन से देखा है मैम, 11th स्टैंडर्ड से। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस वहां पर वर्ड था, बट यहाँ पर अगर देखोगे तो वर्ड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक मिनट, मैं पेंसिल फिर से चेक करके आती हूँ क्यों नहीं चल रही है। ओके, तो चेक करते हैं अभी, हो रहा है अभी। So inventory should be valued at lower of cost and net realizable value.
नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो, तो वही मैं बता रही थी कि बचपन में मतलब 11th स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा था, कॉस्ट और मार्केट प्राइस सीखा था, करेक्ट, विच एवर इज लो. So it's now not market price, it's net realizable value. So what is the difference? मार्केट प्राइस एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है, तो देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये इन्वेंट्री सेल तो हुआ नहीं है, जब एक्चुअल सेल होगा तो आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस समझेगी, ये तो सेल नहीं हुआ है, तो ये क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लेस estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. Estimated cost necessary to make the sale मतलब estimated cost necessary to make the sale मतलब selling expenses. तो आप मेरे साथ क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, NRV is equal to estimated selling price minus estimated cost of completion minus estimated selling expenses. ठीक है, यस लिखो ये, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, to make the sale. The valuation of inventory is at lower of cost or NRV, whichever. It is based on the view that no asset should be carried at a value which is in excess of the value realizable by its sale. तो यहाँ पर इन्वेंट्रीज का देखो कैसे है, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन देखो कैसे करना है, एट कॉस्ट इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबाउ कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो. तो जैसे कि आप शर्ट्स बना रहे हो, कॉटन किंग हुआ, ओके, तो आपको कॉटन इज रॉ मटेरियल एंड शर्ट क्या हुआ, फिनिश गुड्स. तो जो आपका शर्ट है वो आप अगर एट कॉस्ट या अबाउ कॉस्ट सेल कर पा रहे हो, ओके, एक शर्ट बनाने की कॉस्ट है ₹400 फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज कॉस्ट. तो आपका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो आइदर 400 या उससे अबाउ 400 अगर है शर्ट का सेल, हाँ, आइदर आप 400 पे सेल कर पा रहे हो या उससे ऊपर मतलब प्रॉफिट ऐड करके सेल कर पा रहे हो शर्ट. तो शर्ट के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है कॉटन, इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट, ये ध्यान में रखो. हाँ, शर्ट हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो एट कॉस्ट या अबाउ कॉस्ट सेल हो रहा है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है दैट इज कॉटन, तो वो एट कॉस्ट रिकॉर्ड करना है. अदरवाइज मतलब हमारा हम शर्ट बेच रहे हैं, शर्ट इज सेलिंग बिलो कॉस्ट प्राइस, तो बिलो कॉस्ट प्राइस, तो उस केस में अदरवाइज मतलब क्या, शर्ट इज सेलिंग बिलो कॉस्ट प्राइस, तो उस केस में आपका रॉ मटेरियल एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड करना है. ओके, तो यहाँ पर आपको समझा होगा कि रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है फिनिश गुड्स किस कौन से प्राइस पे सेल हो रहा है. अगर फिनिश गुड्स सेल हो रहा है एट कॉस्ट और अबाउ कॉस्ट, तो हम ये रॉ मटेरियल करेंगे एट कॉस्ट, ओके. एंड अगर हमारा फिनिश गुड सेल हो रहा है बिलो कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो छोटा सा यहाँ पर चार्ट बनाते हैं, क्या चलेगा, रॉ मटेरियल उन्होंने दिया ही है बट और हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिनिश गुड्स सोल्ड एट और अबाउ कॉस्ट. तो इस केस में क्या होगा, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे है, एट कॉस्ट. RM मतलब रॉ मटेरियल एट कॉस्ट जाएगा आपका, बट फिनिश गुड्स ही हमारा बिलो कॉस्ट चल रहा है सेलिंग. लोग ही नहीं है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है हमारा शर्ट लेने के लिए, हमारा शर्ट आउट ऑफ फैशन हो चुका है, ओके. तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सस्ते में इसको सेल करना पड़ेगा बिलो कॉस्ट. तो बिलो कॉस्ट कुछ तो कॉस्ट की रिकवरी होगी, सेल नहीं हुआ तो जीरो इनकम है, बिलो कॉस्ट हुआ तो कुछ तो पैसे आ जाएंगे. तो
फिनिश गुड्स बिलो कॉस्ट है, सेल हो रहा है तो भी चलेगा। देन उस केस में हमारा रॉ मटेरियल वैल्यू होगा एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब अगर रॉ मटेरियल ये कॉटन जो खरीदा है ये इसको अभी हम रिप्लेस करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, इसकी सेलिंग प्राइस है वो रॉ मटेरियल की। ऐसे रॉ मटेरियल का होगा। फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस का इजी है, जो बचपन से सीख रहे हैं वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। मार्केट प्राइस की जगह अभी क्या है? एनआरवी है। तो कॉस्ट में क्या क्या आता है देखो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करना है आपको, करेक्ट। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ऐसे सोचना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स है ना मैम, रूल्स है व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग। तो ये तो अकाउंटेंट का काम है, हमें क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि हम तो ऑडिटर है ना, ऑडिटर को यही तो चेक करना है कि अकाउंटेंट ने अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं कि नहीं, रूल्स फॉलो किए हैं कि नहीं व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग, यही तो चेक करना है। तो पहले हमें वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने पड़ेंगे, करेक्ट। तो आपके पास कोई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए कंसल्टेंसी लेने के लिए आया है, तो अगर उसके फिनिश गुड्स, उस क्लाइंट के फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस का आपको वैल्यूएशन करके देना है, तो आप उसको क्या बोलोगे? कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यूएशन होता है एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एंड कॉस्ट में क्या क्या आता है? क्योंकि आपको कॉस्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एनआरवी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज लोअर ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट। तो कॉस्ट की अभी हम वैल्यू देख रहे हैं क्या क्या है। तो कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ परचेस प्राइस, करेक्ट, वो तो बेसिक परचेस प्राइस आएगी। फिर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगा एंड देन अदर कॉस्ट आएंगे। आगे देखने वाले हैं हम सबके एग्जांपल्स। एंड एनआरवी देखना पड़ेगा। एनआरवी मतलब क्या? अभी जस्ट हमने देखा, रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग एक्सपेंसेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अभी एग्जांपल 1 देखो, कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश्ड यूनिट एट द एंड ऑफ 2012 इज 150। पार्टली फिनिश्ड यूनिट मतलब उसका बहुत और एक नाम है वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट है 150 एंड द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय अ फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100। तो 100 का टेक्निकल नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, करेक्ट। दिस इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कि ये यूनिट नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके लिए कॉस्ट कितनी लगेगी? 100। ओके, एंड द फिनिश्ड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। सो ये हो गए एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। सो 250 का 4% क्या है? तो वो आ रहा है, करके देखते हैं ना, 10 आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। Assume that the partly finished unit cannot be sold in semi-finished form and its NRV is 0 without processing it further. The value of inventory will be determined as below. हाँ, तो ये cannot be sold in semi-finished part। ऐसे आधा अधूरा शर्ट का एग्जाम्पल देखो, आधा अधूरा शर्ट तो हम सेल नहीं कर सकते, तो इसको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा उस WIP को, देन ओनली यू कैन सेल दैट यूनिट, करेक्ट। तो ये हो गया, आधे अधूरा सेल नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको फिनिश ही करना पड़ेगा। अभी वैल्यूएशन देखो कैसे है, एनआरवी वो कैलकुलेट कर रहे हैं। एनआरवी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लिया उन्होंने जो कि है 250, करेक्ट, यहाँ से मिला आपको। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 100, करेक्ट, वो माइनस किया, 250 माइनस 100 150 तक हम आ गए। फिर एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 10, तो वो भी माइनस किया, तो 140 ये क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। किसकी पता है? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हमने माइनस किया था, करेक्ट, तो हम पहुंच गए थे कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स के कॉस्ट पे पहुंच गए, हम एनआरवी पे पहुंच गए। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, ये आपको घर पे रिवाइज करना है एग्जाम्पल, तो आपको समझेगा कि ये कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कैसे लगाना है। अभी कॉस्ट में क्या क्या आता है वो हमने देखा था ना, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ परचेस में आता है परचेस प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस,
बट अदर देन सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल, जैसे कि जीएसटी का इनपुट क्रेडिट अगर आपको मिलता है तो वो ऐड नहीं करना है। एंड माइनस क्या क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट, ड्यूटी, ड्रॉबैक्स, अगर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह है तो वो डिडक्ट करनी है, ठीक है, फ्रॉम कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में देखो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में कॉस्ट आती है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स हाईलाइट करो, डायरेक्ट लेबर, they also include overheads, both fixed and variable overheads incurred in converting raw material to finished goods. ओके, तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आता है लिखो, डायरेक्ट लेबर आता है, मतलब आप वेजेस वगैरह जो पे करते हो वो, एंड ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी इन्वेंट्री में आते हैं, और ओवरहेड्स दोनों आते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो ये एक बार पढ़ो, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो आगे नेक्स्ट पेज पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी एब्सॉर्ब सिस्टमैटिकली टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ओवर नॉर्मल कैपेसिटी। फिक्स ओवरहेड जो होते हैं ना, मतलब आपका प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ तो भी आपको वो पे करना पड़ता है। जैसे कि फैक्ट्री अगर हमारी रेंट पे है तो फैक्ट्री का रेंट, उसके बाद फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकाला है तो वो, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपको पे करना ही पड़ता है, इवन इफ देयर इज प्रोडक्शन और नॉट। ऐसे जो फिक्स्ड वाले कॉस्ट है ना, तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, आपका प्रोडक्शन चालू है नहीं चालू है, वो फिक्स ओवरहेड्स में आता है। एंड वो बोल रहे फिक्स ओवरहेड्स एब्सॉर्ब करो ऑन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन विच बेसिस, ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। और एक फिक्स ओवरहेड्स का एग्जांपल है डेप्रीसिएशन। फैक्ट्री रेंट पे है तो रेंट, फैक्ट्री खुद की है तो डेप्रीसिएशन लगेगा, मशीनरी खुद की है तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा, करेक्ट। तो ये डेप्रीसिएशन का तो आपको पता ही है क्या है प्रॉब्लम, कि आप प्रोडक्शन करो नहीं करो ये डेप्रीसिएट होने वाला है, मतलब वो फिक्स ओवरहेड हो गया ना, करेक्ट। सो फिक्स ओवरहेड जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप प्रोडक्शन करो या नहीं करो। एंड वेरिएबल ओवरहेड मतलब क्या होगा, फिर वो वेरी होगा, किसके साथ वेरी होगा, प्रोडक्शन के साथ वेरी होगा, करेक्ट। यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किया आपने तो ज्यादा वेरिएबल ओवरहेड्स लगे, कम प्रोड्यूस किए तो कम लगेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपका लेबर का पेमेंट पर यूनिट बेसिस पे आप अगर उसको पेमेंट करते हो तो वो वेरिएबल हुआ। अगर आप फिक्स्ड की सैलरी मंथली आपको इतनी मिलेगी ही, प्रोडक्शन हो ना हो, तो वो फिक्स्ड ओवरहेड में जाए, ठीक है। अभी नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स टू अचीव ऑन एन एवरेज over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance. The actual level of production may be used if it approximates the normal capacity. The amount of fixed production overheads allocated to the each unit of production should not be increased as a consequence of low production or idle plant. Unallocated overheads are recognized as an expense in the period in which they are incurred. In periods of abnormally high production, the amount of fixed production overheads allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured above cost. So ये mark करो, variable production overheads are assigned to each unit of production on the basis of actual use of production facilities. Variable production overheads are assigned to each unit of production on the basis of actual use of production facility. जितने यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट करो। अभी ये एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट लिखो यहाँ पर, इंपॉर्टेंट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स, ऐसे लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, ABC Limited has a plant with the capacity to produce 1 lakh units of product per annum and the expected fixed overhead is 18 lakhs. Fixed overhead on the basis of normal capacity is rupees 18. कैसे निकाला, 18 lakhs fixed overheads है एंड उनकी नॉर्मल कैपेसिटी है उस प्लांट की 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता है वो पर एनम बेसिस पे, तो 18 रुपीज होगा, 18 लाख अपॉन 1 लाख। केस 1 देखो क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन भी 1 लाख यूनिट ही हुआ,
So fixed overhead on the basis of normal capacity and actual overhead will lead to same figure 18 lakhs. Therefore, it is advisable to include this on normal capacity. तो हम जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे उसके कॉस्ट में क्या क्या आता है पता है ना आपको? परचेज प्राइस एंड कन्वर्जन कॉस्ट. कॉस्ट में क्या क्या आता है? परचेज प्राइस प्लस कन्वर्जन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट. करेक्ट. तो इसमें से हम कन्वर्जन कॉस्ट में फिक्स ओवरहेड को कैसे एलोकेट करना है वो देख रहे हैं. एलोकेट पर यूनिट. एलोकेट पर यूनिट. तो वो बोल रहे हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी पे ही एलोकेट करो. मतलब कितना आएगा ये पर यूनिट? 80 रुपीज. अभी सेकेंड केस में एक्चुअल प्रोडक्शन 90,000 हो चुका है. तो फिक्स ओवरहेड्स इज नॉट गोइंग टू चेंज. आप 90,000 प्रोड्यूस करो या 1 लाख प्रोड्यूस करो, हमारी फिक्स कॉस्ट 18 लाख ही रहने वाली है. तो फिक्स ओवरहेड इज नॉट गोइंग टू चेंज with the change in output and will remain constant at 18 lakh. Therefore, overheads on actual basis is rupees 20 per unit. Hence, by valuing inventory of rupees 20 each for fixed overhead purpose, it will be overvalued and the loss of 1.8 lakh will also be included in the closing inventory, leading to a higher gross profit than actually earned. तो देखो यहाँ पर अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है? नॉर्मल कैपेसिटी है हमारी 1 लाख बट हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस किए 90,000 यूनिट. तो अगर हम 18 लाख जो फिक्स ओवरहेड उतना ही रहेगा डिवाइडेड बाय 90,000 यूनिट्स एक्चुअल करेंगे तो 20 पर यूनिट हो रहा है. करेक्ट. तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो अंडर रिकवरी थी मतलब 1.8 लाख का नुकसान है हमारा. करेक्ट. तो ये नुकसान भी इन्वेंट्री में ही हम डाल रहे हैं जो कि रॉन्ग है. तो इसे नहीं करना चाहिए हमें. तो देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू इंक्लूड फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट ऑन नॉर्मल कैपेसिटी टू एक्चुअल प्रोडक्शन ना. 90,000 इंटू 18 16.2 लाख ही इंक्लूड करो इन्वेंट्री में एंड ये जो बाकी के 1.8 लाख है वो शुड बी ट्रांसफर टू P&L क्योंकि वो हमारा लॉस है. ओके. आपने 10,000 कम प्रोड्यूस किया है तो इसलिए आपको 1.8 लाख का ज्यादा खर्चा आया. करेक्ट. तो इसलिए वो P&L को जाएगा. ये लॉजिक समझा? तो इवन इफ एक्चुअल प्रोडक्शन लिखो वहां पर इज लेस देन नॉर्मल कैपेसिटी ना. तो उस केस में भी हमें क्या करना है? नॉर्मल कैपेसिटी पे ही एलोकेट करना है ना फिक्स ओवरहेड्स. करेक्ट. यस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए पूरा ध्यान इधर चाहिए. हाँ, पूरा कंसंट्रेशन से करोगे तो 5-5 मार्क्स का ही गेम होता है. 5 to 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको पूरा कंसंट्रेट करना है. ठीक है. नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी सेम है तो क्या होगा? नॉर्मल कैपेसिटी. एक्चुअल कैपेसिटी हमारी कम है तो भी नॉर्मल. अभी थर्ड क्या होगा फिर? एक्चुअल इज मोर. एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है हमारा. कितना है? 1,20,000. करेक्ट. एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1,20,000 यूनिट्स. तो उस केस में फिक्स ओवरहेड इस केस में भी चेंज नहीं होने वाले हैं. वो 18 लाख ही रहेंगे. देयरफॉर ओवरहेड्स ऑन एक्चुअल बेसिस 15 आ रहा है. देखो अभी कम हो गया ना. अभी वो 1.2 लाख पे स्प्रेड होगा. Hence, by valuing inventory at 18 each for fixed overhead purpose, we will be adding the element of cost to inventory which actually has not been incurred. So at 18 per unit, total overhead comes to 21.6 lakh. तो अगर आप 18 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हो प्रोडक्शन को तो वो 21.6 लाख हो रहा है. 18 रुपीज पर यूनिट से नॉर्मल कैपेसिटी से अगर हमने लिया
फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 1,20,000 है, तो हमारा टोटल जा रहा है 21.6 लाख फिक्स ओवरहेड की टोटल। बट एक्चुअल फिक्स ओवरहेड हमारा कितना है, सिर्फ 18 लाख ही है टू इंक्लूड फिक्स ओवरहेड्स ऑन एक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, रिडक्शन इज मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, तो उस केस में फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कैसे डिसाइड करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर। तो एक चार्ट यहाँ पर लिखो, एक्चुअल प्रोडक्शन कंपेयर करेंगे किसके साथ, कैपेसिटी के साथ, तो वो नॉर्मल कैपेसिटी तक दोनों सेम है, तो इस केस में क्या होगा बताओ, नॉर्मल कैपेसिटी बेस लेना है ना आपको, लिखते जाओ। हाँ, ये दूसरा है, क्या है था, सेकेंड सिचुएशन क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस था ना, लेस देन नॉर्मल कैपेसिटी, तो इस केस में भी क्या होगा, नॉर्मल कैपेसिटी पे ही लेना है, करेक्ट। एंड तीसरा है एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी। तो इस केस में क्या होगा बताओ, करेक्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन पे लेना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रहे हैं हम, इसको रिवाइज करना है, बार 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 रिवाइज करना है, इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने बताया आपको। चलो ये लिखो फटाफट, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना इसके ऊपर के। हो गया कंप्लीट। चलो, जिनका नहीं हुआ उनके लिए ऑप्शन क्या है, हाँ, पॉज करो, वीडियो कंप्लीट करो, देन आगे बढ़ो। नो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट, सो मेन प्रोडक्ट के साथ साथ एक जॉइंट प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोसेस से दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड बाय प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट, जैसे हमारा शुगर मेन प्रोडक्ट है और मोलासिस क्या होता है, उसके साथ जो बाय प्रोडक्ट है वो है मोलासिस, मतलब पता है आपको, काकवी ज्याला मराठीत म्हणतात ते, किंवा मग व्हाइल प्रोड्यूसिंग बटर, व्हाइल प्रोड्यूसिंग बटर, हाँ, तो जो चीज बटर बनाते वक्त जो बटर मिल्क आता है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट हुआ। या स्टील मैन्युफैक्चर करते वक्त जो स्क्रैप आया वो क्या हुआ, बाय प्रोडक्ट हुआ। जॉइंट प्रोडक्ट के केस में क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट मतलब दोनों प्रोडक्ट्स मेन है, हाँ, जॉइंट प्रोडक्ट्स में। बाय प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट मेन है एंड बाय प्रोडक्ट इज सेकेंडरी। तो इन केस ऑफ जॉइंट और बाय प्रोडक्ट, द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द, हाईलाइट करो ये, द कॉस्ट इनकर्ड अप टू द स्टेज ऑफ स्प्लिट ऑफ should be allocated on a rational basis and consistent basis। इसके ऊपर क्वेश्चन है, हाँ, एक्सरसाइज में वो हम सॉल्व करेंगे। एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन में बी, हाईलाइट करो, सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट स्क्रैप्स एंड वेस्ट आर यूजुअली नॉट मटेरियल, these are therefore valued at NRV। तो ये हाईलाइट करो, हाँ, बाय प्रोडक्ट का कैसे होता है एट एनआरवी, आगे नेक्स्ट पेज पे चार्ट है, वहां पर दिया हुआ है। एंड द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज देन वैल्यूड एट जॉइंट कॉस्ट माइनस एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो जो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट कैसे हो जाता है, लिखो वहां पर जो मैं लिख रही हूँ, कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट इज इक्वल टू जॉइंट कॉस्ट माइनस एनआरवी ऑफ
व्हाट बाय प्रोडक्ट। इजी है ये, सिर्फ माइनस तो करना है ना, उससे वो स्क्रैप सेल करके जो पैसे आएंगे वो कॉस्ट से माइनस करो, कॉमन सेंस है, इससे क्या होगा, नेट कॉस्ट मिल जाएगी ना। वो दिया है कॉस्ट ऑफ अ डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ कस्टम मेड यूनिट may be taken as part of inventory cost. So कस्टमाइज प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि आपने कार परचेस किया बट वो आपको डिजाइनर कार चाहिए, तो और उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह आपको कुछ करना है, तो वो पेंटिंग की कॉस्ट वगैरह जो हुआ वो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो वो अदर कॉस्ट हो गई। कस्टमाइज प्रोडक्ट है, उस कॉस्ट में हम उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया है देखो, द इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट are usually considered as not relating to bringing the inventory to their present location and condition. So these costs are therefore usually not included. So interest and borrowing costs को not included को highlight करो in the cost of inventory. Interest and other borrowing costs are however taken as part of inventory. Exception आया यहाँ पर where the inventory takes substantial necessarily takes substantial period of time for getting ready for its intended state. वो इन्वेंट्री बहुत सारा टाइम, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है, एंड जानबूझ के नहीं, इट्स नेसेसरी, ओके, नेसेसरीली टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर गेटिंग रेडी, ओके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, फॉर गेटिंग रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड स्टेट। तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है वाइन, ओके। वाइन बनाने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है एंड इट्स नेसेसरीली टेक्स, ओके, जानबूझ के नहीं, सच में लगता है टाइम, तो नेसेसरीली टेक्स, ओके। आपके आंसर्स में ये वर्डिंग आने चाहिए, इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ आपको रिकॉल होने के लिए। तो इट नेसेसरीली टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर गेटिंग रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड स्टेट। तो उसका एग्जाम्पल है वाइन। तो इस टाइप के इन्वेंट्री में इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। द स्टैंडर्ड इज साइलेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स। तो आपको अगर फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा है तो ये पता होगा, टैंजिबल एसेट्स पे डिप्रिसिएशन लगता है, इंटैंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन लगता है, नाम सिर्फ अलग है, इसका मीनिंग डिप्रिसिएशन ही है। तो वो बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड तो कुछ नहीं बोलता है कि इंटेंजिबल्स जो हमने यूज किए, जैसे कि अगर आपने पेटेंट यूज किया है टू प्रोड्यूस इन्वेंट्री, तो पेटेंट के ऊपर का जो अमोर्टाइजेशन होगा उसका क्या करना है वो दिया ही नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। बट amortization of intangible related to production, example patent right of production or copyright for publication, should be taken as part of inventory cost. तो कस्टमाइज करने के लिए जो कॉस्ट लगी वो, उसके बाद ये अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल्स, ये अदर कॉस्ट में आएंगे और ये इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगे। एंड इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट का क्या बोल रहे हैं, वो जनरली इंक्लूड नहीं करते हैं, बट अगर इन्वेंट्री वैसी वाली है तो उस केस में इंक्लूड करना है। एंड एक्सचेंज डिफरेंसेस, मतलब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आर नॉट टेकन एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, वो P&L में जाए। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पर खत्म हुआ, अदर कॉस्ट भी खत्म हुआ। कन्वर्जन कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है, डायरेक्ट लेबर आता है एंड जॉइंट कॉस्ट आता है, वो देखा हमने। कन्वर्जन कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने बाइफरकेट किया था फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो फिक्स्ड कॉस्ट जनरली एट नॉर्मल कैपेसिटी होता है, करेक्ट। स्टार मार्क देखो, एक स्टार मार्क मतलब ये पढ़ो, व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वल और लोअर देन द नॉर्मल कैपेसिटी है, तो आपको नॉर्मल कैपेसिटी ही लेना है। एक्चुअल प्रोडक्शन पे कब करना है, डबल स्टार पढ़ो, व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन नॉर्मल कैपेसिटी, तो उस केस से एक्चुअल प्रोडक्शन का बेस लेना है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में रिकॉल होना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट्स था, करेक्ट। तब हमने 18 लाख अपॉन 1,20,000 यूनिट्स किया था ना, याद होना चाहिए आपको ये। तो इससे पर यूनिट कितना आया, 6 ओवरहेड्स, करेक्ट, 15 आया था, याद आया आपको। तो ये एक्चुअल लेना है तब, एंड वेरिएबल का तो एट एक्चुअल ही लेना है, ओके। इसके बाद जॉइंट कॉस्ट में हमने मेन और जॉइंट कॉस्ट, जो मेन और जॉइंट प्रोडक्ट्स है उसका वैल्यूएशन करना है, सेल वैल्यू एट सेपरेशन
तो कुछ प्रोसेस कॉमन होगी प्रोडक्शन की एंड एक पॉइंट आएगा जहाँ पर वो सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेशन पॉइंट पे अगर हमने सेल किया तो वो सेल वैल्यू लेनी है और सेल वैल्यू एट कंप्लीशन। इसके ऊपर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे एंड बाय प्रोडक्ट का तो आपको पता ही है, मेजर्ड एट एनआरवी एंड फिर वो एनआरवी डिडक्ट करना है फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मेन और जॉइंट प्रोडक्ट। ये मेन और जॉइंट के लिए 3 स्टार दिए हैं, तो एलोकेशन एट रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। नाउ एक्सक्लूजन्स क्या क्या करने हैं देखो, abnormal amount of wasted materials, labor, other production overhead, storage cost, okay, unless the production process requires such storage। अगेन एग्जांपल वाइन का ही है, वाइन के लिए स्टोरेज नेसेसरी होता है, तो अगर वो नेसेसरी है, प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट है वो, तो लेना है स्टोरेज कॉस्ट को। अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट आर एक्सक्लूजन्स में, लिस्ट में आप देख रहे हो, एबनॉर्मल वेस्टेज, abnormal amounts of wasted material, exclusion, storage cost, exclusion, administrative overheads, exclusions that do not contribute, wordings पढ़ो, ये लिखने पड़ेंगे आंसर में, तो अच्छे से पढ़ो, that do not contribute to bringing the inventory to present location and condition। इसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, तो वो हम नहीं लेने वाले, हम एक्सक्लूड करेंगे उनको। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसको भी एक्सक्लूड करेंगे, वो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, कौन कौन नहीं पार्ट हो रहा है इन्वेंट्री का, ऐसा क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द एक्सक्लूजन? तो अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, वर्डिंग्स हेच घ्यायचे, स्वतःच्या मनाचे श्लोक तिथं काहीही लिहायचे नाहीये, फक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 च्या मनात जे आहे तेच लिहून येणार आहात तुम्ही। ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के मन में जो है वही आप लिख के आओगे, उसके मन की बात वगैरह कुछ नहीं। मन की बात लिखोगे तो मन के जैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझा? तो ऐसे ही लिखना है, क्या लिखना है? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, storage cost unless production process requires such storage cost, administrative overheads that do not contribute to bringing the inventory to their present location and condition, and selling and distribution cost। Now cost formula, तो कॉस्ट फॉर्मूला क्यों लगते हैं? बेसिकली मोस्टली इन्वेंट्रीज आर परचेस्ड, कैसे परचेस किए जाते हैं? लॉट्स में, और दे आर मेड इन लॉट्स, बैच होता है कि नहीं? तो अगर आप कौन से भी पैकेट के ऊपर पढ़ते हो कभी, तो बैच नंबर दिया जाता है, किस बैच का वो प्रोडक्ट है, करेक्ट? कौन सा भी प्रोडक्ट लो, आप मैगी खाते हो, मैगी लो, बिस्किट लो, मेडिसिन लो, पैकेट के ऊपर बैच नंबर मेंशन रहता है। तो इस बैच में वो आइदर परचेस किया है, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, या उस बैच में वो मैन्युफैक्चर किया हुआ है, तो वो हम लॉट्स में करने वाले हैं। तो लॉट्स में क्या होता है? यूनिट कॉस्ट डिफर हो जाती है, हर एक यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच लॉट फ्रीक्वेंटली डिफर्स। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक टू हैव कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर लॉट। ये कौन से लॉट से आया है? ये जो इन्वेंट्री बची है, क्लोजिंग स्टॉक बचा है, उसमें जो यूनिट्स है वो कौन से बैच से आया है, वो अगर आइडेंटिफाई हुआ तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ट वेर एवर पॉसिबल। इफ नॉट, मतलब इन अदर केसेस आपको कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करनी है? बाय फीफो मेथड। ज्यांचं फाउंडेशन छान झालं होतं, खूप छान अभ्यास ज्यांनी केलेला, त्यांना या मेथड्स आठवत असतील। तो FIFO method is used, correct? Weighted average cost formula, and the formula used should reflect the fairest possible approximation। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि LIFO लिखा नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके? और ये फाउंडेशन के टाइम भी मैंने बताया था, तो लिखो यहाँ पर कि FIFO, लिखो FIFO एंड वेटेड एवरेज, इतने दो ही प्रिस्क्राइब किए हैं फॉर्मूले। किसने? AS2 ने। तीसरा लीफो वाला प्रिस्क्राइब किया ही नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। क्लियर है यहाँ तक?
ओके, अदर टेक्निक्स में वो बोल रहे हैं ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट, एक्चुअल की जगह आप स्टैंडर्ड कॉस्ट भी ले सकते हो। ओके, सो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट करके है एक्चुअल कॉस्ट के अलावा, एंड और एक है रिटेल मेथड। डिटेल में क्या करते हैं देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग सेल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक बाय अप्रोप्रिएट एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। तो इसको लिखो रिटेल मेथड। इसमें कॉस्ट कैसे निकालने वाले हो, सेल वैल्यू माइनस ग्रॉस मार्जिन, उल्टा जाने वाले हो आप, सब कॉस्ट को ऐड करते नहीं जाने वाले हो। वो कॉस्ट में कैसे होता है, परचेज कॉस्ट प्लस कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट, ऐसे एडिशंस नहीं हम यहाँ पर कर रहे। क्या कर रहे हैं हम, सेल वैल्यू माइनस ग्रॉस मार्जिन कर रहे हैं। ठीक है, रिटेलर के केस में ये करना है। रिटेलर्स मतलब पता है आपको, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल शॉप्स, गारमेंट्स के दुकान, रिटेल शॉप्स वाले। सो इसका एग्जाम्पल देखो उन्होंने दिया है, अ ट्रेडर है, उसने परचेज किए सर्टन आर्टिकल्स फॉर 85,000 and he sold some of the articles for 1,05,000. So the average percentage of gross markup is 25% on cost, and उसका ओपनिंग स्टॉक भी दिया उन्होंने, इन्वेंट्री का एट कॉस्ट वॉज 15,000। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालनी है देखो, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस है उसको सेल वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 15,000, ये आ गया। परचेसेस कितने किए थे, ट्रेडर परचेस सर्टन आर्टिकल्स 85,000, ये आ गया। दोनों की एडिशन दो, 85,000 प्लस 15,000, 1,00,000, और उस पे कॉस्ट पे ये 25% ऐड कर दो, 1,25,000। ये सेल वैल्यू आ गई। किसकी सेल वैल्यू है ये, ओपनिंग स्टॉक है परचेसेस की। ठीक है, उसमें से कुछ आर्टिकल सेल हो चुके हैं 1,05,000 के, तो बाकी है 20,000। तो ये 20,000 क्या है, दिस इज द सेल वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। बट हमें सेल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कॉस्ट चाहिए, तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ग्रॉस मार्कअप। ओके, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, ये समझाओ। 100 कॉस्ट है, 25% है, तो प्रॉफिट का पार्ट 25 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 120। तो ऐसे करके हमारा जो ग्रॉस मार्कअप है वो 4,000 गया एंड कॉस्ट आ गई 16,000। ठीक है, तो ऐसे कॉस्ट निकाला जाता है किसके केस में, रिटेल मेथड है। तो अदर देन कॉस्ट उन्होंने दो मेथड्स दिए हैं, एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड दूसरा है रिटेल मेथड। तो मैम स्टैंडर्ड कॉस्ट का एग्जाम्पल क्यों नहीं है, तो नहीं है बेटा, कॉस्टिंग नाम का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें पूरा चैप्टर ही है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम का पूरा चैप्टर है। ओके, तो उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, इधर नहीं है। चलो, एक टेबल में कुछ तो इम्पोर्टेंट लिखा है, देखा क्या आपने, हाँ, मार्जिन इज ऑन सेल्स, सेल्स पे मार्जिन मिलता है एंड कॉस्ट पे मार्कअप होता है। ओके, तो ये वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है। मार्जिन किस पे मिलेगा, सेल्स के ऊपर कितना मार्जिन है, एंड जब मार्कअप वर्ड होगा तो वो कॉस्ट पे है। तो 25% मार्कअप मतलब कॉस्ट पे जाना है, एंड अगर वर्ड मार्जिन है तो वो सेल्स पे है। ठीक है, एनआरवी के एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं, ये पता है आपको। नाउ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी एंड विचएवर इज लोअर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है देखो, 50 एंड 45, तो 45 पे होगा, 20 एंड 24 तो 20 पे होगा। तो इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई 65,000। ओके, बाकी डिस्क्लोजर्स वगैरह दिए, हम डायरेक्टली इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं आई थिंक। मेन
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स एबीसी में डील करते हैं वो, विच आर नाइदर सिमिलर भी नहीं है वो, नॉर इंटरचेंजेबल भी नहीं है। At the time of closing of its account for the year 21-22, the historical cost and NRV of the items of closing stock are determined as follows. So 40 and 28, इसमें क्या लोअर है 28, फिर 32 एंड इसमें क्या लोअर है 16। तो ये हो गई वैल्यू 76 लाख क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा था। नाउ एडवाइस, क्वेश्चन की लाइन पहले पढ़ो, लास्ट लाइन में क्वेश्चन है तो वो लाइन पहले पढ़ो। एडवाइस करना है आपको, व्हाट इज द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक टू बी डिस्क्लोज्ड एज एट 31st March। So X company limited purchased goods at a cost of rupees 40 lakhs in October 2001. Till March 2002, 75% of the stocks were sold. तो बचा कितना है 25%. So the company wants to disclose closing stock at 10 lakhs. 40 lakh का 25% बचा ना, तो 25% आ रहा है, 10 लाख को रिकॉर्ड कर दो। बट द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख एंड अ कमीशन एट 10% ऑन सेल इज पेएबल टू द एजेंट। तो अभी देखो हम वैल्यूएशन कैसे लिखना है, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, द इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो इन दिस केस कॉस्ट तो 10 लाख है, बट NRV कितना आ रहा है 11 लाख माइनस वो 1,10,000, ये करना पड़ेगा ना, कमीशन माइनस करना पड़ेगा। तो 9,90,000 का NRV है। तो विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है 9,90,000 इज लोअर, तो स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 9,90,000। ठीक है। थर्ड में देखो इलस्ट्रेशन 3 में क्या दिया है, स्टेट विथ रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड how will you value the inventory in this case? Okay, so in a production process normal waste is 5% of input। मतलब आप 100 डालोगे ना तो 5% नॉर्मल वेस्टेज ही है, 100 डालोगे तो 95 मिलेगा। 100 के लिए पेमेंट करोगे, 100 यूनिट्स के लिए, 100 यूनिट्स के लिए अगर आप पेमेंट करोगे तो आपके हाथ में 95 यूनिट्स ही आने वाले हैं, क्योंकि 5% नॉर्मल लॉस होता ही है। ओके, कुछ प्रोडक्शन में होता है ऐसे, प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो 5,000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वेर पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ 300 MT मेट्रिक टन। तो 5,000 का 5% कितना होता है 250 मेट्रिक टन, ये नॉर्मल है वेस्टेज, बट इनका हो गया 300, तो 250 मेट्रिक टन इज नॉर्मल लॉस, ये लिखो। एंड बाकी का 50 मेट्रिक टन क्या है एबनॉर्मल लॉस है, ये लिखो। समझा क्या हुआ। नाउ कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ यू इनपुट इज 1000। एक मेट्रिक टन के लिए पर यूनिट 1000 देना पड़ रहा है ना कॉस्ट पर। तो द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन स्टॉक एट द ईयर एंड। ठीक है, समझा। तो ये पूरा स्टॉक में है एंटायर जो वेस्ट हुआ वो। अभी इसका वैल्यूएशन देखो कैसे है, ये पहले लिखना है एज पर AS2। आपको ये वर्डिंग्स याद होंगे, अमाउंट, एबनॉर्मल अमाउंट, एबनॉर्मल अमाउंट, एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, labor and other production costs are excluded from the cost of inventory and such costs are recognized as expense in the period in which they are incurred। okay, ऐसे लैंग्वेज आपको यूज करनी है, भारी भारी लगना चाहिए ना, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज करनी। क्या लिखना है एज पर AS2 एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, labor and other production overheads are excluded from the cost of inventory। फिर इसको लिखना कहाँ है, आपने तो exclude कर दिया। तो such costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred। जिस पीरियड में वो incur हुआ उसी पीरियड में उसको recognize करना है as an expense। तो in this case अभी ये हमने लिखे provisions of AS, लिखो यहाँ पर मैं जो लिख रही है
वो लिखो प्रोविजंस ऑफ एएस, ये हो गया फैक्ट्स ऑफ द केस. So in this case, normal waste is 250 MT and abnormal waste is 50 MT. So the cost of 250 MT will be included in determining the cost of inventory, that is finished goods at year end. Okay, normal का लेने वाले हैं हम, abnormal का नहीं लेने वाले. ओके, एक्सक्लूड कौन सा किया था? एबनॉर्मल वेस्टेज जो होगा वो एक्सक्लूड किया था, नॉर्मल को लेने वाले हैं हम. तो द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्ट 50 इंटू ये कहाँ से आ गया? 1052.6315. ये कहाँ से आ गया? तो नीचे देखो, कॉस्ट पर एमटी तो 50 लाख, तो 1000 कॉस्ट थी पर यूनिट, ये इंटू 5000 मैट्रिक टन, तो ये हो जाता है 50 लाख. करेक्ट. तो 50 लाख हम जब डालते हैं तो हमें आउटपुट 4750 ही मिलता है. करेक्ट. 250 तो नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है, 4750 कैसे आया समझा ना? 5000 माइनस 250 नॉर्मल वाला वेस्टेज, तो वो 4750 आ जाता है. तो करो ये, देखो आपका भी सेम आ रहा है क्या, चेक करना है आपको. 50 लाख डिवाइडेड बाय 4750, चेक करो खुद से. जब कैलकुलेटर पे हम करते हैं ना एंड वो करेक्ट आ जाता है, तब कॉन्फिडेंस आ जाता है. आ गया ना 1052.63, ये आ गया पर यूनिट. अभी इससे मल्टीप्लाई करना है 50 को, क्योंकि ये एबनॉर्मल वेस्ट है एंड इट विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. तो देखो, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे आंसर में बिल्कुल नहीं लिखना है. डेबिटेड टू नहीं, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ऐसे वर्डिंग यूज करनी. ठीक है. एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इतनी ही बची 4700, तो कि 300 का लॉस हुआ है, तो 4700 इंटू ये पर यूनिट, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. तो करो इंटू 4000, 49 47 368. हाँ, एंड ये भी करो 50 इंटू 10. ठीक है, आ गया ये 52 52,632. करेक्ट. ओके, अभी इलस्ट्रेशन 4 देखो. You are required to value the inventory per kg of finished goods consisting of material cost, direct labor, direct variable overhead, fixed production charges for the year on normal working capacity of 2 lakh kgs is 20 lakhs. Okay, and 4000 kgs of finished goods are in stock at the year end. So 20 lakh upon 2 lakh कितना होता है? 10 होता है ना? हाँ, 10. So in accordance with AS2, cost of conversion include a systematic allocation of fixed and variable overhead that are incurred in converting material into finished goods. Okay, ये लिखना important है. The allocation of fixed overheads for the purpose of their inclusion in the cost of conversion is based on normal capacity of production facilities. So material cost 200 है, direct labor 40, direct variable production overhead 20 and fixed production overheads 10. ऐसे करके 70 270 आ गया एंड 4000 kgs था तो 10,80,000. ठीक है, ये वर्डिंग्स फिर से पढ़ोगे. The cost of conversion include systematic allocation of fixed and variable overhead that are incurred in converting the material into finished goods, and the allocation of fixed overheads for the purpose of their inclusion in the production. The cost of conversion is based on normal capacity. Okay, now exercise के questions देखो. So explain in the context of AS2 the treatment of normal loss and abnormal loss. दोनों की पता है आपको. नॉर्मल लॉस इन्वेंट्री में इंक्लूड करना है, एबनॉर्मल लॉस इन्वेंट्री में एक्सक्लूड करना है.
एंड ऑल्सो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस इफ एनी। तो आपको क्या क्या करना है समझा, ट्रीटमेंट बतानी है दोनों की एंड एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट भी बता दो उनको। ठीक है, बताते हैं। चलो, कैपिटल केबल्स लिमिटेड हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 4% in the production process. During the year 2001-2, the company used 12,000 metric ton of raw material costing 150 per MT. At the end of the year, 630 metric ton of wastage was in stock. तो 12,000 हमने डाले हैं ना, 12,000 का 4% कितना होता है? 480 होता है। तो 480 नॉर्मल वेस्ट है, नॉर्मल लॉस है, बट इनका 630 है ना, तो 630 एक्चुअल में लॉस हुआ है, तो 630 माइनस 480 करो, 150 तक इनका एबनॉर्मल लॉस हो चुका। ओके, 480 तक ही नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, बट इनका एक्चुअल में 630 हुआ है, मतलब 150 एबनॉर्मल लॉस में है ये। The accountant wants to know how this wastage is to be treated in the books. उसको पता ही नहीं है अकाउंटेंट को, तो हम आ रहे हैं ना आपको बताने के लिए। तो ये लिखना है एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। बताओ, अकाउंटेंट को पता नहीं है कि एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ wasted material, labor and other production costs are excluded from the cost of inventory and such costs are recognized as expense in the period in which they are incurred. ये बताओ अकाउंटेंट को। and normal loss will be included in determining the cost of inventories at the year end. तो ये उन्होंने क्या पूछी थी, ट्रीटमेंट, वो बता दी हमने। तो लिखो यहाँ पर, ये क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। अभी क्या करना है, अभी उनको वैल्यूएशन चाहिए, किसका, अमाउंट चाहिए थी ना उनको एबनॉर्मल लॉस की। तो मटेरियल यूज है 12,000 मैट्रिक टन इंटू 150 था, चेक करो। तो इतनी कॉस्ट तो लगी है 18 लाख। ओके, बट हाथ में हमारे आता है, हाँ, 480 माइनस करके 12,000 माइनस 480, तो इतने यूनिट्स आते हैं ना, 11,520 क्वांटिटी हमें मिलती है। तो आप एक काम करोगे, एबनॉर्मल लॉस हुआ है आपको 150 का, अभी ये 18 लाख लो कैलकुलेटर पे, एंड हमारे हाथ में 18 लाख कॉस्ट डालने के बाद हाथ में आता है हमारे 11,520 यूनिट्स। ओके, तो 156.25 इतनी कॉस्ट लगती है हमें पर यूनिट इंटू 150 यूनिट्स। क्या है, 150 यूनिट्स हमारे एबनॉर्मल लॉस के हैं, तो ये आ गया 23,437 विल बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे यूज नहीं करना है वर्ड्स। ओके, आंसर में ये नहीं यूज करना है, क्या लिखना है, चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अभी 7 देखो, determine how each item of inventory will be valued as on 31st March 2001. Also calculate the value of total inventory as on 31st March. Mr. Mehul gives the following information relating to items forming part of inventory as on 31st March 2001. मेहुल आपका क्लाइंट है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हिज फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स यूजिंग रॉ मटेरियल ए। ओके, मेहुल के फैक्ट्री में 600 यूनिट्स है ऑफ रॉ मटेरियल ए, परचेस्ड एट 120, एंड उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी देके रखी है ऑफ रॉ मटेरियल ए as on 31st March 2001 is 90 per unit. 500 units है of partly finished goods in the process of producing X and cost incurred till date अभी तक 260 per unit cost इसके ऊपर incur हो चुकी है, and these units can be finished next year by incurring additional cost of 60 per unit. तो ये हो गया estimated cost of completion. Now next, तीसरा क्या है, 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स है इनके पास ऑफ एक्स,
एंड उसकी टोटल कॉस्ट इनकर्ड है 320 पर यूनिट एंड बेचारे इनका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है ऑफ प्रोडक्ट इज 300 पर यूनिट, तो ये बिलो कॉस्ट सेल कर रहे हैं। चलो, तो पेंसिल को लगने वाला है चार्जिंग, तो विदाउट पेंसिल हमें सीखना है। तो एक्सप्लेनेशंस पढ़ो सबका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सप्लेनेशन लिखना है, आपको मार्क्स चाहिए ना, तो आपको एक्सप्लेनेशंस लिखने होंगे। क्या एक्सप्लेनेशंस है, पढ़ो। पहला दिया है, स्टार्ट कैसे करनी है पता है आपको अभी। एज पर एज टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, मटेरियल एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost। तो ये रॉ मटेरियल के बारे में बोल रहे हैं। However, when there has been a decline in the price of materials and it is estimated that the cost of the finished product will exceed, मतलब cost exceed हो रही है net realizable value को, the materials are written down to NRV, and in such circumstances the replacement cost of the material may be the best available measure of their NRV। So in the given case, selling price of product X है 300 and the total cost per unit for production है 320। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट है 320 एंड सेलिंग प्राइस है 300 फिनिश प्रोडक्ट की, मतलब शर्ट की। तो इस केस में हमारा रॉ मटेरियल वैल्यू होने वाला है एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है, 90। एंड फिनिश अनफिनिश्ड का देखो, मतलब WIP का क्या होने वाला है, 500 यूनिट्स है ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट 240 पर यूनिट विच इज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो कॉस्ट उसकी 260 दी थी, चेक करो क्वेश्चन में। 260 कॉस्ट है। हाँ, एंड NRV कैसे निकालनी है, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 300 ना, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वो 60 था, तो 300 माइनस 60 240 हो गया आपका NRV। NRV का याद आ रहा होगा आपको, वैल्यूएशन बताया था ना। तो 260 एंड 240 में लोअर है 240। अभी फिनिश प्रोडक्ट के साथ तो क्या बेचारा हमारा 300 को सेल हो रहा है, तो 300 पे करेंगे। ओके, तो रॉ मटेरियल एक है 600 यूनिट्स है, पार्टली फिनिश के 500 है एंड फिनिश गुड्स के 1500। एंड कॉस्ट एंड NRV को कंपेयर करो, कॉस्ट है इसकी 120, रॉ मटेरियल की NRV 90, सो लोअर 90 पे, कॉस्ट इसकी 260 240, सो 240 पे, और ये 300 पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 8 पढ़ोगे। assume that the partly finished unit cannot be sold in semi-finished form and its NRV is 0 without processing it further। Okay, so the firm, यहाँ पर है देखो क्वेश्चन की लाइन, the firm seeks your advice regarding the amount at which the unfinished unit should be valued as at 31st March 2001 for preparation of final accounts। तो अनफिनिश्ड यूनिट जो है WIP का वैल्यूएशन, तो ऐसे ही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में था सेम। ऑन 31st March 2001 a business firm finds that cost of partly finished unit on that date is 530, ये कॉस्ट हो गई। the unit can be finished in 2012 by an additional expenditure of 310, तो ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हुआ। the finished unit can be sold for 750, तो 750 estimated selling price is subject to payment of 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। तो इससे आप NRV फाइंड आउट करोगे ना पहले। नेट सेलिंग प्राइस 750
माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो दिया था एंड ब्रोकरेज 4% ऑन 750, ये सब माइनस करो, कैलकुलेटर पे करके देखो ही। तो एनआरवी आ रहा है 410 एंड कॉस्ट है 530, सो विच एवर इज लोअर, तो लोअर है कॉस्ट, सॉरी लोअर है एनआरवी, सॉरी तो एनआरवी पे ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हो गया 8 वाला। एंड 9, so Alpha Limited sells flavored milk to customers, and some of the customers consume the milk in the shop. Alpha Limited, while leaving the shop, the consumers leave the empty bottles also in the shop, and the company takes possession of these empty bottles. The company has laid down a detailed internal record procedure for accounting for these empty bottles which are sold by the company by calling for tenders. ओके, तो ये एम्प्टी बॉटल्स को सेल करती है टेंडर्स बुला के। कीपिंग दिस इन व्यू, डिसाइड वेदर द इन्वेंटरी ऑफ एम्प्टी बॉटल्स इज एन एसेट ऑफ द कंपनी, इफ सो whether the inventory of empty bottles existing as on the date of balance sheet is to be considered as inventory of the company and valued as per AS2, or to be treated as scrap and shown at realizable value with the corresponding credit to other income. ओके, उसको अदर इनकम ट्रीट करना है या इन्वेंट्री का पार्ट दिखाना है? अगर वो इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री का पार्ट होगा, अगर वो स्क्रैप है तो वो अदर इनकम में जाएगा। तो एज पर दी फ्रेमवर्क में गए वो, क्योंकि फ्रेमवर्क में एसेट की डेफिनेशन दी। पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा ना उन्होंने, क्या क्वेश्चन पूछे समझे ना आपको? डिसाइड वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल्स इज एन एसेट ऑफ द कंपनी। एसेट है क्या पहले तो बताओ, अगर है तो उसको इन्वेंट्री ट्रीट करना है या स्क्रैप? तो फ्रेमवर्क में दिया है अबाउट द एसेट, तो एसेट की डेफिनेशन पहले आपको लिखनी होगी कि एज पर द फ्रेमवर्क ऑन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, tangible objects or intangible rights carrying probable future economic benefits owned by the enterprise are called assets. Alpha Limited sells these empty bottles by calling tenders, so it means further benefits are accrued on its sale. Therefore, empty bottles are assets for the company. As per AS2, inventories are assets held for sale in the ordinary course of business. So inventory of empty bottles existing on the balance sheet date is inventory, क्योंकि वो हम सेल करने वाले ना टेंडर्स बुला के। तो इन्वेंट्री की भी डेफिनेशन पहले आपको लिखनी है। ऊपर तो आपने प्रूव कर दिया कि वो एसेट है, अभी प्रूव करना है कि वो इन्वेंट्री है क्या। तो इन्वेंट्री क्या होता है? द एसेट सेल्स फॉर सेल, तो ये आप सेल के लिए रखे हैं ना एम्प्टी बॉटल्स आपने। तो इन्वेंट्री ऑफ एम्प्टी बॉटल्स एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट इज द इन्वेंट्री, and Alpha Limited has detailed, controlled recording and accounting procedure which duly signify its materiality. Now, thus inventory of empty bottles cannot be considered as scrap and should be valued as inventory in accordance with AS2. तो आज का आपका होमवर्क है सारे क्वेश्चंस नोटबुक में सॉल्व करने। ये होमवर्क कौन करेगा? पता है कौन करेगा? जिसको पास होना है। ओके, एग्जाम में आपको लिखना है, ये सिर्फ हमने कंसेप्ट समझी है क्लास में। ओके, आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जो लिखेंगे वो ही पास होने, नहीं बता रही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ नेक्स्ट अकाउंट।